बच्चों हम लोग जो सेकेंड यूनिट है विलियन, उसके अभ्यास प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे और 6 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके थे। आगे के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है। देखिए द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम और 40% विलियन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 तरीके के विलियन है। एक है 25% विलियन है जिसके 300 ग्राम को, और दूसरा है 40% विलियन है जिसके 400 ग्राम को। यानी वापस देखो, ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि एक तो 25% जो विलियन है उसके तो 300 ग्राम को, और जो 40% विलियन जो है उसके 400 ग्राम को आपस में मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। ठीक है भाई, दोनों को मिला के एक मिश्रण बनाया गया है। आपको ये जो मिश्रण बना है इसका द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत बहुत अच्छे से समझाया था। भाई द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें पहला तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें विलेय की मात्रा कितनी है। भाई विलेय की ग्राम में कितनी मात्रा है। उसके बाद हमें विलियन की मात्रा भी पता होनी चाहिए कि विलियन की मात्रा कितनी है, और फिर हम उसको गुणा कर देते हैं किससे, 100 से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दोनों प्रकार के जो विलियन है, ये जो दोनों विलियन है, एक तो 25% वाला है जिसके 300 ग्राम को लिया है काम में, और एक 40% वाला है जिसके 400 ग्राम को काम में लिया है। इन दोनों में हम सबसे पहले विलेय की मात्रा को ज्ञात करेंगे, और जैसे ही दोनों में विलेय की मात्रा ज्ञात हो गई, उन दोनों को जोड़कर कुल विलेय ज्ञात कर लेंगे। भाई दोनों से जो विलेय की मात्रा हमें प्राप्त हुई, तो दोनों की विलेय की मात्रा को जोड़कर हमने कुल विलेय निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि हमारे कुल विलियन की मात्रा कितनी है। तो कुल विलियन हमारा कितना होगा भाई, 300 ग्राम और ये 400 ग्राम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 700 ग्राम कुल विलियन हो जाएगा। और फिर हम द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र में रखकर हम क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि हमें परीक्षा में कैसे लिख के आना है। देखिए 25% विलियन से तात्पर्य है कि 25 ग्राम विलेय को किसमें घोला गया है, 100 ग्राम विलियन में। भाई यही होता है ना, मतलब भाई अगर कहा जाए कि 25% विलियन है तो इसका मतलब है कि 25 ग्राम तो वहां पे विलेय है, और जो किसमें घुला हुआ है, 100 ग्राम विलियन में है। आगे देखिए, और 40% विलियन से तात्पर्य है कि 40 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में विलेय की मात्रा ज्ञात करेंगे। देखिए यानी 100 ग्राम विलियन में विलेय कितना है, 25 ग्राम। भाई अगर हम इस 25% विलियन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय है, 25 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना विलेय होगा, तो 25/100। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम विलियन में कितनी विलेय की मात्रा है, तो ये हो जाएगा 25/100। और अब हम पता करेंगे कि जो ये 300 ग्राम है इसमें कितना विलेय है। तो देखिए 300 ग्राम विलियन में कितना विलेय है, तो 25/100 गुणा कर देंगे 300 से, तो कितना निकल के आया, 75 ग्राम। यानी हमारे जो विलेय की मात्रा निकल के आई है वो 75 ग्राम निकल के आई है। ठीक है, अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे विलियन की। दूसरे विलियन में हमें पता है कि 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय है, 40 ग्राम विलेय उपस्थित है। तो 1 ग्राम विलियन में कितना विलेय होगा, तो ये हो जाएगा 40/100। और 400 ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है, तो ये हो जाएगा 40/100 गुणा कर देंगे इसको 400 से, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे विलेय की मात्रा आ गई 160 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो दोनों प्रकार के विलियन है उसमें सबसे पहले विलेय की मात्रा ज्ञात कर ली। अब देखिए कुल विलेय की मात्रा कितनी है, तो कुल विलेय की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, 75 ग्राम को और 160 ग्राम को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए कुल विलेय की मात्रा 75 + 160 किया, ये आ गया 235 ग्राम। ये हमारी कुल विलेय की मात्रा आ गई। क्लियर है, आगे देखिए
विलयन की कुल मात्रा कितनी है? तो मैंने आपको बताया था भाई, एक तो है 300 और एक है 400, दोनों को जोड़ देंगे तो 700 ग्राम। यानी हमारे पास देखिए विलेय की मात्रा निकल के आ गई, विलयन की कुल मात्रा निकल के आ गई। अब हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आगे, तो मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, और वो क्या होता है भाई, विलेय की मात्रा, उसमें हम भाग दे देते हैं विलयन की मात्रा का और गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है, लीजिए हमने सब वैल्यू पुट कर दी, 235 बटा 700 गुणा 100, और जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आएगा वो आएगा 33.57%। ठीक है, तो देखिए कितना आसान प्रश्न था, कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले जो दोनों विलयन है उसमें विलेय की मात्रा ज्ञात करो, कुल विलयन की मात्रा ज्ञात करो और सीधा सीधा द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूले में रख दो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है C2H4 और OH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया गया है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखिए बच्चों क्या करना है, विलयन की मोललता की गणना करनी है। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम मिलीलीटर -1, मिलीलीटर की घात -1 हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। तो देखिए आपको घनत्व क्या दिया गया है, 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, इसको पर मिलीलीटर भी बोल सकते हैं या मिलीलीटर की घात -1, ये आपको दिया गया है। तो देखिए बच्चों करना क्या है, जो एथिलीन ग्लाइकोल दिया गया है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, उसे 200 ग्राम जल में घोलकर एक प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है, और हमें क्या ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। क्लियर है, सबसे पहले मोललता ज्ञात करनी है देखिए, और दूसरा हमें ज्ञात करनी है मोलरता, यानी मोललता भी पूछी है और मोलरता भी पूछी है। अब देखिए आप लोगों को मोललता का सूत्र पता है, मोललता का सूत्र क्या होता है, किसी भी विलेय के मोलों की संख्या, उसमें हम भाग देते हैं विलायक के द्रव्यमान का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी उसकी विलयन की हम लोग मोललता ज्ञात करते हैं। यानी सबसे पहले हमें एथिलीन के मोलों की संख्या पता होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, और मोलों की संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है भाई, किसी भी पदार्थ की या किसी भी विलेय की ग्राम में जो मात्रा है उसमें उसके अणुभार का भाग दे दो, तो सीधा सीधा क्या निकल के आ जाता है, मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हम इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान आपको दिया गया है 222.6 ग्राम, जल का द्रव्यमान दिया गया है देखिए 200 ग्राम दिया गया है, और मोललता हमें पता है, मोललता का सूत्र होता है एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, इसमें हम भाग देंगे जल के द्रव्यमान का और गुणा कर देंगे 1000 से। ठीक है, इस तरीके से हम मोललता ज्ञात करेंगे। आगे देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या। भाई एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया है क्या, एथिलीन ग्लाइकोल की जो ग्राम में मात्रा है उसमें सीधा सीधा अणुभार का भाग दे दो। तो लीजिए भाई, एथिलीन ग्लाइकोल की ग्राम में मात्रा भाग दे देंगे एथिलीन ग्लाइकोल के अणुभार का, तो इसकी मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब इसकी ग्राम में मात्रा आपको बताई गई है 222.6, बताई गई ना, क्वेश्चन में दी गई है ये, और इसमें हमने भाग दे दिया इसके अणुभार का जो होता है 62, तो 222.6 में हमने भाग दे दिया 62 का। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब हमें मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता के सूत्र में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी जो मोलों की संख्या हमारी 222.6 बटा जो 62 आई है उसको तो हम यहाँ रख देंगे भाई, मोलों की संख्या, ये तो मोलों की संख्या हो गई एथिलीन ग्लाइकोल के, उसमें हम भाग दे देंगे जो हमारा विलायक है उसके द्रव्यमान का, और विलायक क्या था, जल, भाई जल विलायक था ना, और जल का द्रव्यमान आपको दिया गया है 200, तो उसका हमने भाग दे दिया और गुणा कर दिया किससे, 1000 से।
ठीक है, आगे देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो मोललता निकल के आई वो 17.95 मोल पर किलोग्राम, ये हमारी इसकी मोललता निकल के आई। ठीक है, तो मोललता आप निकाल लेंगे। अब पूछा है मोलरता, अब क्या पूछा है हमसे, मोलरता पूछा है और हमें दिया गया है घनत्व। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमसे मोलरता पूछा है कि मोलरता भी ज्ञात कीजिए और घनत्व हमें दिया गया है। तो वो घनत्व दिया गया है आपको 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये आपको विलयन का घनत्व दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे भाई हम लोग पहले पिछले प्रश्नों में करके आए हैं कि सबसे पहले हम विलयन का आयतन पता करेंगे और आप लोगों को सूत्र पता है भाई, हम बोलते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। भाई जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर होता है, यानी विलयन का जो घनत्व है वो विलयन के द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन के बराबर होगा। अब हमें ये आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, विलयन के द्रव्यमान में भाग दे देंगे घनत्व का, तो हमारा आयतन निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, तो विलयन का कुल द्रव्यमान आप लोगों को पता है कि जो विलेय की मात्रा है प्लस जो विलायक की मात्रा है उन दोनों को जोड़ दो, यानी विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा अगर हम कर देंगे तो हमारे पास विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए हमने किया 200 प्लस 222.6, भाई 200 में पता है जल की मात्रा दी हुई है, ये हमारे एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा दी हुई है। जब दोनों की मात्राओं को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास विलयन का कुल द्रव्यमान आ गया, तो हमारे पास ये निकल के आ गया 422.6। क्लियर है। अब देखिए विलयन का ये आयतन कैसे निकालेंगे, विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। ठीक है, चलिए द्रव्यमान आया 422.6, तो 422.6 में हमने इस घनत्व का क्या दे दिया, भाग दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया विलयन का आयतन। देखिए बच्चों, ये जो आपको भिन्न फॉर्म में दी गई है इसे हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो इसे यहाँ पे भी सॉल्व करके आगे काम में ले सकते हैं, या इस भिन्न के रूप में भी हम इसको आगे काम में लेके जब हम मोलरता ज्ञात करेंगे वहाँ पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे हम इस भिन्न फॉर्म को ऐसे कैसे काम में लेंगे, ये हो गया हमारे विलयन का आयतन। अब देखिए हमें निकालनी है मोलरता। मोलरता वही होती है, आपको पता है कि मोलों की संख्या में हम क्या कर देंगे, आयतन का भाग दे देंगे। भाई जो विलयन का आयतन है उसका भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे 1000 से। तो देखिए हमें मोलरता निकालनी है, हमें मोलों की संख्या, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या पता है 222.6 और भाग दे दिया 62 का। ये तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या हो गई। अब इसमें हमने भाग दे दिया किसका, विलयन के आयतन का, जो था 422.6 बटा 1.072, इसका हमने ये भाग दे दिया, गुणा कर दिया 1000 से। और जब हम इसे देखिए, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे। तो देखिए ये हमारे पास 222.6 गुणा करेंगे 1.072, इसमें भाग देंगे 62 गुणा 422.6 का और गुणा कर देंगे 1000 से। तो देखिए हमारी मोलरता क्या निकल के आई, हमारी मोलरता निकल के आई 9.10 मोल पर लीटर। ये हमारी क्या निकल के आई, मोलरता निकल के आई है। और देखिए बच्चों, इस तरीके का प्रश्न हम एक पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो घनत्व है, किस तरीके से घनत्व से हम लोग आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। ठीक है, मतलब एक पेयजल का नमूना है, जल का नमूना है जो कि क्लोरोफॉर्म से क्या है, संदूषित है। और कितना संदूषित है, जो कैंसर जन्य समझे जाने वाली जो सीमा है, जो लिमिट है, उससे अधिक। अब आगे देखिए, इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm, हमें सीमा दी हुई है 15 ppm द्रव्यमान में है।
तो क्या क्या ज्ञात करना है? पहला देखिए, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो हमें इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता हम लोगों को ज्ञात करनी है। यानी एक ही प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न दे दिया। सबसे पहले हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है और दूसरा क्लोरोफॉर्म की हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? भाई आप लोगों को ये दिया हुआ है कि 15 ppm जो क्लोरोफॉर्म की मात्रा दी हुई है, संदूषण की जो सीमा दी हुई है वो 15 ppm दी हुई है। ppm मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से, पार्ट पर मिलियन भी कहा जाता है। और 15 ppm का मतलब है कि जो 15 ग्राम है, क्लोरोफॉर्म की जो 15 ग्राम मात्रा है वो 10⁶ ग्राम में उपस्थित है। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम में कितनी मात्रा उपस्थित है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की वो मात्रा हम लोग ज्ञात करेंगे और इससे हमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, देखिए पहले वाले का 15 ppm क्लोरोफॉर्म का अर्थ है कि 10⁶ ग्राम विलयन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। मैंने अभी भी आपको बताया भाई 15 जो ppm दिया हुआ है उसका मतलब है कि 15 ग्राम कितने विलयन में उपस्थित है? 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो 100 ग्राम में कितना क्लोरोफॉर्म होगा? जो 100 ग्राम विलयन की हम लोग बात करें उसमें क्लोरोफॉर्म की कितनी मात्रा होगी? तो 15, इसमें हम भाग दे देंगे 10⁶ और गुणा कर देंगे 100 से, यानी 10⁻², इसको 100 भी बोल सकते हैं हम लोग। और ये देखिए हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आएगा 15 × 10⁻⁻4। ठीक है, ये तो हमने बात की क्लोरोफॉर्म के द्रव्यमान प्रतिशत की। आगे देखिए, हमें ज्ञात करनी है मोललता। अब भाई मोललता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना जरूरी है? अरे भाई हमें क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या पता होना जरूरी है। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। भाई किसी भी पदार्थ की मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा और भाग दे दोगे अणुभार का। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या, यानी क्लोरोफॉर्म की जो ग्राम में मात्रा है उसमें अणुभार का भाग दे देंगे। तो ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है? 15। भाई ग्राम में मात्रा कितनी है क्लोरोफॉर्म की? 15 है। और इसका अणुभार होता है 119.5। ये हम लोगों ने भाग दे दिया, यानी ये हम इस तरीके से हम इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसे यहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से भी भिन्न रूप में भी आगे काम में ले सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए मोललता बराबर क्या हो जाएगी? मोलों की संख्या में भाग दे देंगे विलायक के द्रव्यमान का और गुणा कर देंगे 1000 से। अब विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे हम? जो विलयन का द्रव्यमान है उसमें से विलेय के द्रव्यमान को माइनस कर देंगे, यानी जो 10�6 है उसमें से हम 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा विलायक का द्रव्यमान, जिसे हम लिख सकते हैं 9.99985 गुणा 10⁵ ग्राम। अब देखिए मोललता निकालनी है। लीजिए भाई, ये मोलों की संख्या रख दी हम लोगों ने, ये हमने रख दिया विलायक का द्रव्यमान, गुणा कर दिया 1000 से। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये देखिए हमारी मोललता क्या निकल के आएगी? 1.25 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 10। अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? देखिए बच्चों, प्रश्न है अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है जो अगर अल्कोहल की बात करें या जल की बात करें, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है अणुओं के बीच में और जल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, अल्कोहल और जल को मिला दिया जाता है, तो इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध है वो दुर्बल हो जाते हैं और इन दोनों के मध्य होने वाली जो अन्योन्य क्रिया है, जो आणविक अन्योन्य क्रिया है, वो भी क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिख के आएंगे परीक्षा में?
अल्कोहल एवं जल दोनों में ही प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं। इन्हें मिलाने पर अल्कोहल एवं जल के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया दुर्बल हो जाती है। क्लियर है? परिणाम स्वरूप मिश्रण आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा? ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। अतः मिश्रण का वाष्प दाब अधिक और क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? देखिए बच्चों क्या है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो देखिए क्या लिख के आएंगे आंसर। गैसों को द्रवों में विलय करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब किसी भी गैस को हम द्रव में विलय करते हैं तो ये कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो लाशोतेलिये नियम आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, लाशोतेलिये नियम। तो देखिए लाशोतेलिये के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित होती है। कौन सी दिशा में विस्थापित हो जाएगी? पश्च दिशा में। तो देखिए गैसों को जब द्रव में विलय किया जाता है तो गैसीय विलयन बनता है, तो ऊष्मा भी क्या हो रही है? उत्सर्जित हो रही है। और अगर मान लीजिए ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया इधर पश्च दिशा में विस्थापित होगी, यानी गैसों की विलेयता में कमी आएगी। तो देखिए इसलिए ही ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में कमी आती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या है? देखिए हेनरी का नियम और उसके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। हेनरी का नियम बताना है और महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए कैसे लिख के आएंगे परीक्षा में। हेनरी का नियम देखिए, हेनरी ने सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध दिया। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। बच्चों ये आपको समझाया हुआ है। देखिए किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता आंशिक दाब के ऊपर निर्भर करती है और इस विलेयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखिए P समानुपाती होता है X के, और यहाँ पे जैसे ही समानुपाती का साइन हटेगा ये एक स्थिरांक आ गया KH के बेस में H है, इसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक। ठीक है, ये आप लिख के आएंगे। अब हेनरी के अनुप्रयोग क्या है इस हेनरी नियम के? देखिए हेनरी नियम के अनुप्रयोग देखिए बच्चों, पहला क्या लिखेंगे? शीतल पेय सोडा वाटर में CO2 को उच्च दाब पर भरा जाता है। दूसरा, गहरे समुद्र में उच्च दाब होने के कारण गोताखोरों के गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। तीसरा देखिए, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। अतः पर्वतारोहियों एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है। तो इस तरीके से आप हेनरी के 2 या 3 उपयोग लिख के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखिए बच्चों ध्यान से। 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। ठीक है, यदि विलयन में 5 गुणा 10 की घात -2 ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? बच्चों ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले प्रश्न ये कह रहा है कि 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम जो एथेन है,
ठीक है। उस एथेन के एक संतृप्त विलयन का आंशिक दाब आपको दिया हुआ है 1 बार, ठीक है। यानी जब इतनी ग्राम आपने एथेन की मात्रा ली तो आंशिक दाब है 1 बार। और यदि इस मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए, यदि इस मात्रा की जगह ये मात्रा ले ली जाए, 5 × 10⁻² ग्राम एथेन ले ली जाए, तो आंशिक दाब क्या होगा, यानी अब आंशिक दाब हमें ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे हेनरी का सूत्र लगाएंगे, जो हेनरी का नियम है उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हेनरी का नियम हमें पता ही है, हम बोल सकते हैं m = KHP, ठीक है। क्लियर है बच्चों। m है यहाँ पे, जो m है वो क्या है, एथेन की ग्राम में जो मात्रा आपको दी हुई है वो। तो देखिए m क्या है, जो आपको ये एथेन की मात्रा दी हुई है 6.56 × 10⁻³ क्लियर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, KH ज्ञात करेंगे, ये KH हमें निकालना है। ये P आंशिक दाब हमें दिया हुआ है 1 बार, ठीक है, रख दिया हमने, पुट कर दी वैल्यू इसमें। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले KH का मान निकालेंगे, और जो KH जो हेनरी स्थिरांक हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6.56 × 10⁻³ ग्राम पर बार निकल के आ गया। हेनरी स्थिरांक हमने निकाल लिया। अब आपको पता है हेनरी स्थिरांक का मान तो फिक्स रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसी सूत्र के द्वारा हमें m भी पता लग गया, भाई m हमें पता लग ही गया, ये m रखना है हमें। अब ये जो 5 × 10⁻² ग्राम जो एथेन की मात्रा है वो रखना है, तो वो यहाँ m की जगह रख देंगे। KH भी हमें ज्ञात हो गया, और इस तरीके से हम P निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करना है आगे इसको। आगे देखिए हमने m की जगह ये मान रख दिया 5 × 10⁻²। ये हेनरी स्थिरांक हमने निकाल ही लिया था, और अब हमें ये आंशिक दाब P ज्ञात करना है। क्लियर है। अब देखिए P ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻² में हम भाग दे देंगे इसका 6.56 × 10⁻³ का, और जो हमारा आंशिक दाब निकल के आएगा वो आएगा 7.62 बार। क्लियर है। तो बस हमें क्या करना है, सीधा सीधा जो हेनरी का जो सूत्र है वो हमें लगाना है। सबसे पहले हेनरी स्थिरांक ज्ञात करना है, और उसके बाद जो एथेन की दूसरी मात्रा हमें दी हुई है जो 5 ग्राम, और जो 5 × 10⁻² ग्राम जो दी हुई है वो रख के हम लोग आंशिक दाब को ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, राउल्ट नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल एच मिश्रण का चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित है। तो देखिए बच्चों आंसर क्या लिखेंगे इसका, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है। इन विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम होता है। यदि यह अधिक होता है तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और यदि यह कम होता है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसके लिए जो डेल एच मिश्रण है उसका चिन्ह कैसे होता है। डेल एच मिश्रण का मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन। अगर धनात्मक विचलन की हम लोग बात करें तो धनात्मक विचलन के लिए डेल एच क्या है, धनात्मक होता है। आप लोगों को सब पढ़ाया हुआ है कि जो डेल एच मिश्रण है वो क्या होता है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श यौगिकों के लिए, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों के लिए पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और ऋणात्मक विचलन की अगर हम लोग बात करें उसके लिए डेल एच का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर लिख के आएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। देखिए बच्चों ये कहा गया है कि कोई भी विलायक है उसका जो सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का यह आपको वाष्प दाब दिया गया है। तो देखिए बच्चों आपको सीधा सीधा यहाँ दिया गया है कि क्या है, जलीय विलयन है, यानी विलायक क्या है, यहाँ पे जल है।
ठीक है। अब जो जल की हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है कि जो जल होता है, जल का जो वाष्प दाब होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी सामान्य क्वथनांक पर जो उसका वाष्प दाब होता है वो 1 वायुमंडलीय के बराबर होता है। और 1 वायुमंडलीय जो वाष्प दाब है उसको वो बराबर होता है 1.013 बार के, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और विलेय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करना है। शुद्ध जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब क्या होता है, 1 वायुमंडल होता है। और ये 1 वायुमंडलीय वाष्प दाब बराबर होता है 1.013 बार के, ठीक है। यानी जो 1 वायुमंडलीय है उसको हम 1.013 बार के बराबर कह सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 नोट हो जाएगा 1.013 बार, ठीक है। P1 हमारा हो जाएगा 1.004 बार। अरे भाई ये तो जो P1 नोट है ये क्या हो गया, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। ये P1 हो गया हमारे विलयन का वाष्प दाब। जो M1 है, M1 हमें पता है भाई, हमें जलीय विलयन दिया हुआ है और जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है, क्लियर है। W1 98 ग्राम। भाई W1 जो है वो 98 ग्राम क्यों आया, क्योंकि 2% जलीय विलयन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 98 ग्राम आ गया। आगे देखिए W2 दिया हुआ है 2 ग्राम है, भाई 2% जलीय विलयन है। और जो M2 है विलेय का मोलर द्रव्यमान है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का, यानी P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर W2 M1 अपॉन M2 W1, क्लियर है। लीजिए भाई P1 नोट 1.013, इसमें से माइनस कर देंगे P1 को यानी 1.004 को, भाग दे देंगे P1 नोट का यानी 1.013 का भाग दे देंगे। ये हमने देखिए सबकी वैल्यू पुट करके हम लोग ये M2 का मान ज्ञात कर लेंगे और M2 का मान हमारे निकल के आएगा 41.35 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है ये, आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है। हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन ताप पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। तो 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो देखिए बच्चों हमें क्या है कि जो हेप्टेन और ऑक्टेन है उनके हम लोगों को वाष्प दाब दिए हुए हैं। हेप्टेन का है 105.2 किलो पास्कल में और ये हमारा है ऑक्टेन का, ठीक है। इन दोनों के हम लोगों को वाष्प दाब दिए गए हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि मान लीजिए 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन को मिला के जो विलयन बन रहा है उसका वाष्प दाब क्या होगा। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप हेप्टेन के मोल और ऑक्टेन के मोल यहाँ पे ज्ञात करेंगे, इन मोलों से मोल अंश ज्ञात करेंगे, ठीक है। और हमें पता है जो किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, मोल अंश के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए कैसे करना है, हेप्टेन के मोल निकालने, तो हेप्टेन की ग्राम में मात्रा 26 है, इसमें हम जो हेप्टेन का जो मोलर द्रव्यमान है 100 का भाग दे देंगे, यह आ गया 0.26। ऐसे ऑक्टेन का हमें निकालना है, ऑक्टेन की ग्राम में मात्रा में इसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, यह आ गया 0.31, ठीक है। निकाल लिया हम लोगों ने दोनों के मोल। तो देखिए हेप्टेन के मोल अंश हम लोग निकाल लेंगे भाई, 0.26 में भाग दे देंगे 0.26 प्लस 0.38 का, ये हमारे पास हेप्टेन के मोल अंश निकल के आ गए 0.458। इसी तरीके से ऑक्टेन के मोल अंश निकालने हैं तो 0.31 में हम लोग भाग दे देंगे 0.26 प्लस 0.31 का, ये हमारे ऑक्टेन के जो मोल अंश है वो निकल के आ गए 0.542, क्लियर है। आगे देखिए
विलयन में जो हेप्टेन का वाष्प दाब है, जो हेप्टेन का वाष्प दाब, विलयन में जो हम हेप्टेन की वाष्प दाब की बात कर रहे हैं वो बराबर होता है हेप्टेन के वाष्प दाब और उसके मोल भिन्न के। ठीक है, तो देखिए हमें जब हेप्टेन का वाष्प दाब निकालना है तो जो हेप्टेन, जो हमारे शुद्ध हेप्टेन का जो वाष्प दाब है 105.2 जो हमें दिया हुआ है उसको हम इस मोल भिन्न से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए विलयन में जो हेप्टेन का वाष्प दाब निकल के आया 48.18 किलो पास्कल निकल के आया। क्लियर है? आगे देखिए, इसी तरीके से हमें ऑक्टेन का वाष्प दाब ज्ञात करना है विलयन में। तो ऑक्टेन का जो वाष्प दाब दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 46.8, इसको हम मोल भिन्न से यानी 0.542 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा ऑक्टेन का वाष्प दाब निकल के आया है 25.36 किलो पास्कल। और अब हमें विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखिए जो हमने हेप्टेन का ये निकाला, जो हेप्टेन का हम लोगों ने वाष्प दाब निकाला विलयन में, और जो हमने ये ऑक्टेन का वाष्प दाब निकाला, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो लीजिए भाई 48.18 प्लस 25.36 और ये हमारा निकल के आ गया है कुल वाष्प दाब 73.54 किलो पास्कल। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने जो प्रश्न किए वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे के प्रश्नों के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।